अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और काफ़ी अरसे के बाद मैं अपने लिसनर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे लाइव देख के या बराह रास्त देख के खुश हो रहे होंगे। कुछ वजूहत थी, कुछ मसले मसाइल थे, आप कह सकते हैं कुछ मुश्किलात थी, जिनकी वजह से मैं काफ़ी अरसे से कोशिश के बावजूद भी आप लोग के साथ बराह रास्त रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पा रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौका है और मैं चाहता हूँ कि एक नया ट्रेंड शुरू किया जाए। और उससे पहले कि हम ये एक नया ट्रेंड शुरू करें, तो मेरे जो भी लिसनर्स हैं, जो मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मुझे ना आप कह सकते हैं कि याद हो चुके हैं। यानी वो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, रेगुलर सपोर्ट करते हैं, और दो कभी स्टोरी रिपीट भी हो जाए तो भी वो सुनते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लिसनर्स हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जो एक यूट्यूबर है, और अगर आप यूट्यूबर की बात करें तो उसकी कामयाबी के पीछे या उसके कामयाब होने के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत टाइम उसने दिया होता है और बहुत सारी मुश्किलात उसने देखी होती हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे उन तमाम लोगों का, ख़ास तौर पे उस पहले सब्सक्राइबर का जिसने सबसे पहले सब्सक्राइब किया था और वो आज भी मेरे साथ मौजूद है, उसका ख़ास तौर पे और तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कंपैरिजन भी करते हैं कि यार अभी आपका चैनल जो है बड़ा टाइम ले रहा है ग्रो होने में। तो ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे अपने परमानेंट लिसनर्स हैं और जो मेरी स्टोरीज़ का, मेरी अपलोडिंग का वेट किया करते हैं। तो खैर, इस बहुत ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन को कट शॉर्ट करके मैं चाहता हूँ कि एक स्टोरी आज आपके साथ शेयर की जाए। और ये जो स्टोरी है, ये बहुत ही अहम स्टोरी है और बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। तो इस माहौल में और इस तरह से मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी इरशाद अहमद साहब की स्टोरी है और ये कहानी उन्होंने मुझे टू बी ऑनेस्ट 2023 में सेंड की थी, और कुछ वजूहत की बिना पे मैं इस स्टोरी को पब्लिश नहीं कर सका था। खैर, अब मेरी उनसे बात हुई थी 2-3 दिन पहले और मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या अब स्टोरी को शेयर कर दूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप शेयर कर सकते हैं। बहरहाल हमारे एक दोस्त हैं और हमारे वाकिफ़ हैं इरशाद अहमद साहब, ये उनकी कहानी है। ये कहानी 2001-2002 उस दौर की कहानी है, जिस दौर में बताते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, हर फैमिली में कोई ना कोई स्ट्रगल होता है। तो इनकी फैमिली में भी बड़ा स्ट्रगल चल रहा था, बहुत मुश्किल हालात थे। और आप समझ लें कि इनके वालिद को फालिज का अटैक हुआ था। और ये बताते हैं कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था। जैसे कि आमतौर पर आपको पता है कि टीन एज के अंदर या 20 साल 21 साल में जो घर के हालात अगर आपके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, परेशानियाँ हो, फाइनेंशियली ट्रबल्स हो, तो हर लड़का जैसे कि मैं भी, सब ये चाहते थे या चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और उन मुश्किलात से निकल के हम आगे आ सकें। खैर, इरशाद भाई बताते हैं कि बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा था और वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी, उनको नौकरी से भी बर्खास्त किया जा चुका था। ज़ाहिर सी बात है, किराए के घर में रहते थे। तो जब उनके फादर ऑन जॉब थे तो उनकी जो उस वक्त सैलरी वगैरह आती थी, ज़ाहिर सी बात है अच्छी इनकम थी, तो जिसकी वजह से अच्छे घर में रहते थे। अब जब जॉब छूटी, ज़ाहिर सी बात है परेशानियाँ हुई, और परेशानियाँ हुई तो फिर जब आपकी एक आमदनी, लगी बंदी आमदनी जो है वो आना बंद हो जाए, तो आप अपने एक्सपेंसेस को शॉर्ट करते हैं। तो ये बताते हैं कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। और मेरी 2 बहनें थीं, अम्मी अबू थे। तो मेरे जो भी एक्सपेंसेस थे उनको मैंने कट शॉर्ट किया, या हम लोगों ने मिल के तय किया कि ये जो घर है, जो कि उस वक्त के हिसाब से एक बड़ा किराया हम दे रहे थे, तो आधे किराए पे कोई घर हासिल किया जाए। और मीनवाइल मैं जॉब की तलाश शुरू करता हूँ। मेरी बहनें भी टीचिंग वगैरह करना चाहती थीं। तो अल्लाह ने चाहा तो मिल मिला के कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब अजीब बात ये थी कि इतना पैसा वैसे ही ऑलरेडी इन्होंने अपने फादर के इलाज के ऊपर लगा दिया था। तो अब ये चाहते थे कि जो हमारे पास पैसे हैं, जो कि ना होने के बराबर थे, उसके अंदर घर भी मिल जाए, एडवांस भी चला जाए।
अब अगर आप ब्लॉक 17 की बात करें तो जो लोग फेडरल बी एरिया गुलबर्ग 17 के बारे में जानते हैं तो उनको पता होगा कि ब्लॉक 17 मिडिल क्लास 120 यार्ड्स के अंदर बड़ा महंगा ब्लॉक है। यहाँ पे घर भी इतनी आसानी से नहीं मिलते और अगर किराए पे लेना चाहें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे आपको देने होते हैं। खैर ये बताते हैं कि भाई मैंने घर तलाश करना शुरू किया। जैसे कि होता है नॉर्मली एक स्टेट एंड से आप बात करते हैं, एक से बात की फिर दूसरे से बात की, इस तरह बोल बोल के बिला आखिर एक जगह का पता चला कि मैं एग्जैक्टली उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उसको पहचान जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि हमें एक अबंडन शादी हॉल या लॉन का जो है पता चला कि वो मौजूद है। उसका ऑनर जो है उसको बंद कर चुका था, लेकिन हाँ उसके ऊपर 2 कमरे बने हुए जो कभी उनके एम्प्लॉयज़ यूज़ किया करते थे। तो ये शादी हॉल मौजूद है और इसके ऊपर जो है 2 कमरे हैं। अगर आप फ़िलहाल उसको यूज़ करना चाहें तो बहुत कम पैसों में आपको दे देंगे। हमारे शादी हॉल की हिफाजत भी हो जाएगी, जैसे कि आमतौर पे कब्ज़े वगैरह का चक्कर था उस दौर में, और हमारा जो इन लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। खैर अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने यहाँ पे जो भी अपना सामान था शिफ्ट करना शुरू किया। सामान क्या था, थोड़ा बहुत सामान था, लेकिन ये जो कमरे थे ये 2 कमरे थे। अब अगर आपको याद हो कि पहले दौर में जो शादी हॉल या आप कह सकते हैं लॉन हुआ करते थे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता था कि आप एंटर होंगे तो एक बड़ा सा एक सहन है, लेफ़्ट और राइट पे स्टेयर्स मौजूद हैं, वो घूमती भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती हैं, और बीच में ही फिर वो थोड़ा आगे जाके फिर स्टेज वगैरह बना होता था, वहाँ सोफ़े रखे होते थे। तो ये बताते हैं कि वो उसका जो रास्ता था 2 कमरों का वो इस तरह से था कि जब हम एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद हमें उन स्टेयर्स को यूज़ करके उन कमरों में जाना पड़ता था। अब हम लोग गए, जाहिर सी बातें नई जगह थी और बहुत सारी वजूहत थी, परेशानियाँ थी और गंदगी भी थी, और क्योंकि काफ़ी अरसे से नीचे का हिस्सा बंद था तो वहाँ स्मेल भी अजीब आया करती थी। तो अब क्योंकि मैं जॉब की तलाश में था और मुझे जॉब मिल भी चुकी थी, तो वो जॉब कुछ इस तरह से थी कि मैं 1 बजे आता और कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे वापसी हुआ करती। अब ये बताते हैं कि ऐसी एक रात थी और दिसंबर की शायद 17 या 18 तारीख थी, और ये बताते हैं कि जब मैं अपनी जगह से, यानी जो मेरी फैक्ट्री वगैरह थी जहाँ भी ये जॉब करते थे, वहाँ से निकला तो तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। अब यहाँ से आधे पौन घंटे का रास्ता था जो कि पैदल तय हो जाता था। अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं इस ब्लॉक के अंदर तो उनको अंदाज़ा होगा कि ब्लॉक 17 के अंदर जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे 18 से मिलते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा इंडस्ट्रियल जोन मौजूद है। वहाँ पे आमतौर पे फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, या आप कहें कि वहाँ पे इस तरह की कुछ जगह मौजूद है कि जहाँ पे लोग नौकरी किया करते हैं। अब ये बताते हैं कि मैं जब वहाँ पे गया तो यानी कि वापस आया तो तकरीबन 1:15 बजे का टाइम था, और जाहिर सी बातें मैंने गेट खोला, और गेट खोलने के बाद जब मैं स्टेयर्स के रास्ते एंटर हुआ तो स्टेयर्स से जैसे ही मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि सामने जो लॉन मौजूद है या सामने जो खुला एरिया है जिसको शादी हॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पे कुछ स्मेल के साथ साथ मूवमेंट सी महसूस हो रही है। अब एक जगह जो कि काफ़ी अरसे से बंद है, और अगर वहाँ पे आपको इस तरह की कोई आवाज़ आए तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आती हैं। हो सकता है कोई बिल्ली हो सकता है कोई कुत्ता हो, या फिर एक पॉसिबिलिटी होती है कि चोर भी हो सकता है। तो जो पॉसिबल चीज़ें थी वो सारी जहन में आ चुकी थी, लेकिन जो एक्चुअल में वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो इन्होंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इनके साथ होने वाला था। अब ये बताते हैं कि मुझे दोबारा से जब आवाज़ महसूस हुई तो उस दौर के हिसाब से एक मोबाइल मौजूद था जिसमें टॉर्च हुआ करती थी, तो इन्होंने टॉर्च जलाया, और टॉर्च जलाने के बाद ये बताते हैं जब मैंने रोशनी ज़रा उस लॉन की तरफ मारी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई वजूद है, कोई है जो सफ़ेद कपड़ों के अंदर चलता हुआ ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहा है। अब पहले तो समझ नहीं आया कि क्या चक्कर है, लेकिन जब मैंने उस पर थोड़ा सा और रोशनी डाली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत है जिसने साड़ी पहनी हुई है शायद सफ़ेद कलर की, और
काफ़ी टॉल सी है, लंबी सी है, पतली सी है, और उसके साथ शायद कोई बच्चा भी मौजूद है। और वाकई में जब रोशनी ज़्यादा पड़ी तो ऐसा ही था कि एक औरत थी जो एक बच्चे के साथ इस स्टेज की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी। अब हम तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू सेटल हुए थे, और शादी हॉल का जो मालिक था उसकी ज़िम्मेदारी भी उसने हमें यही दी हुई थी कि भाई ये मैं आपको दे तो रहा हूँ, मुझे इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी इस लॉन की चौकीदारी हो जाएगी। मुझे इन आपके 2 4 6 हज़ार 8 हज़ार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे बस अपने इसको सिक्योर करना है कि कोई इस पर कब्ज़ा ना करे। तो ये सोच के मैंने अलर्ट हुआ, मैंने कहा यार ये कौन औरत है जो अंदर आ गई है। अब ये बताते हैं कि मैं बजाय इसके ऊपर चढ़ता, ऊपर चढ़ने के बाद जो है ऊपर चढ़ने से पहले मैं नीचे आ गया, और जब मैं नीचे आया तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। अच्छा, जैसे जैसे मैं उसको फॉलो कर रहा था तो वैसे मुझे गुमान हो रहा था जैसे ये जो औरत है बच्चे के साथ इस स्टेज की तरफ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ लोरी की सी आवाज़ मुझे महसूस हो रही थी, जैसे किसी बच्चे को सुनाया जा रहा हो। कोई ऐसा, जैसे आपको पता है कि बच्चों को सुनाने के लिए लोरी या कोई इस तरह का सॉन्ग सुनाया जाता है, तो कुछ इस तरह की फील मुझे आ रही थी कि कुछ हल्की सी आवाज़ है, कुछ गुनगुना रही है, कुछ कह रही है इस तरह से। अब मैंने स्पेसिफिकली उस रोशनी को, जाहिर सी बात है इतनी रोशनी नहीं थी, उस रोशनी को ऊपर करके जब मैंने एग्जैक्टली उस औरत के ऊपर मारा तो उसने पलट के मेरी तरफ देखा। उसको अंदाज़ा हुआ जैसे कोई पीछे से आया है और उसने बाकायदा मुझ पर रोशनी मारी है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने रोशनी मारी और उसने पलट के देखा तो जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंजर था। मैंने देखा कि वो जो औरत है तो उसका चेहरा ऐसा लगा जैसे जला हुआ है, झलसा हुआ है। फिर उसकी जो आंखें थीं उन आँखों की जगह पे कुछ मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे गड़े मौजूद हैं या उसकी आंखों को निकाल लिया गया है। उसकी आंखों की जगह कुछ काले निशानात मौजूद थे। कुछ समझ से बाहर था कि ये कुछ अजीब सा खौफनाक सा चेहरा था। और उससे अजीब बात ये थी कि उसके साथ जो बच्चा मौजूद था, उस बच्चे की भी आंखें कुछ अजीब ही थी। यानी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसकी भी आंखें हैं या नहीं हैं। एक अजीब कन्फ्यूजन थी। खैर इतना तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, या कम से कम चोरनी या इंसान नहीं है। खैर मैंने उसमें वापस पलटने में ही बेहतरी जानी, और मैं पलट के वापस स्टेयर्स के रास्ते जल्दी से भागता हुआ ऊपर चला गया। अब हमें यहाँ तो रहना था। जैसे तैसे ये रात गुजरी। अब जब सुबह हुई, बड़ी बेचैनी के बाद सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या चक्कर है, और ये था क्या, ये मेरा वहम था, हकीकत थी, क्या था। अच्छा, जब एक कोई भी पैलेस हो, कोई भी लॉन हो, कोई जगह हो जो काफ़ी अर्से तक अगर बंद रहे तो वहाँ पे होता क्या है कि मिट्टी जमा हो जाती है। तो ये बताते हैं कि वहाँ मिट्टी तो मौजूद थी और मिट्टी के ऊपर पाँव के निशानात मौजूद थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि जो पाँव के निशानात मौजूद थे, जब मैंने देखा तो वो औरत चलती हुई स्टेज की तरफ जा रही थी। वो जा रही थी, वो आ नहीं रही थी। लेकिन जो उसके पाँव के निशानात मौजूद थे वो उल्टे थे, यानी कि उसकी जो उंगलियाँ थीं वो पीछे की तरफ थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे एड़ी उसकी आगे की तरफ मौजूद हो। तो ये इस बात की कन्फर्मेशन थी कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ या जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, यकीनन ये वही मखलूक है जिसे आमतौर पे चुड़ैल, पिछल पैरी के नाम से जाना जाता है। अब वो कहते हैं ना कि भूखा मरता क्या ना करता। ऑप्शन कोई था नहीं, नौकरी अभी लगी थी, लेकिन जैसे तैसे करके जो मेरी तनख्वाह तक का टाइम था वो मैंने वहाँ पे गुजारा फैमिली के साथ। मेरे साथ साथ मेरी मदर ने, मेरे भाई ने, मतलब मेरे कज़न जो आता था अक्सर, मेरे वालिद साहब ने, मेरी बहनों ने ख़ास तौर पे वहाँ पे बड़ी प्रेजेंस महसूस की। और वो यही कहती थी कि तुम तो लेट आते हो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मगरिब होने के बाद हमें बाकायदा महसूस होता है जैसे यहाँ पे कोई बच्चा रो रहा है, कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। एक अजीब कन्फ्यूजन होती है कि समझ नहीं आता है क्या चल रहा है। बहरहाल जैसे तैसे करके ये टाइम गुजारा, और कोशिश किया करते थे कि जब
मगरिब की अज़ान हो जाए तो घर वाले दम दुरूद करते थे या तिलावत वगैरह लगा लिया करते थे। ये टाइम गुज़रा, उसके बाद हमने अल्लाह अल्लाह करके जब इस जगह को छोड़ा तो उसके बाद भी तकरीबन 10 या 11 साल तक तकरीबन ये जगह वैसे ही अबंडन रही, वैसे ही इसके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ मशहूर रहीं और वहाँ पे कुछ भी नहीं बन सका। अब जाके वहाँ पे कहा जाता है कि जो बकरीद वगैरह आती है या इस तरह का कोई फेस्टिवल आता है तो इस जगह को इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पे बकरीद के सीज़न में जानवर वगैरह बनने के लिए ये जगह काम आया करती है। अब जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा मैं किस एग्जैक्टली जगह की बात कर रहा हूँ, जो कि मस्जिद के बराबर में मौजूद है। और मुझे यकीन है कि अगर कोई वहाँ से मेरी कहानी सुन रहा है तो वो इसको इंडोर्स ज़रूर करेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास मौजूद है, ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से मैं आपके लिए स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बस ये कि आपको सपोर्ट करते रहना है और कोशिश करनी है कि जो एड्स वगैरह आते हैं इनको स्किप ना करें, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ कल दोबारा एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर हों, और इसी तरह ताउन करें, इसी तरह सपोर्ट करें, और हो सके तो लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद अपने जो भी चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, आपके जो भी दोस्त यार हैं, उन सब के साथ ये स्टोरी को शेयर कर दें, ठीक है। अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।